नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की वसंत भाग 1 का पाठ 2। पाठ का नाम है बचपन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, हमें पाठ के नाम के साथ साथ हमेशा लेखक या लेखिका या कवि या कवयित्री का नाम याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो हम ये पाठ कर रहे हैं वह है बचपन, और इसको लिखा है लेखिका कृष्णा सोबती जी ने। किसी भी पाठ को करने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि उसकी विधा क्या है। मैंने पहली वाली आपको याद है, वह चिड़िया जो क्या थी, वह चिड़िया जो क्या थी की विधा थी कविता। अब ये जो पाठ है बचपन, इसको जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उन्होंने अपने बचपन की याद में लिखा है। उन्होंने अपने बचपन की जो कोई भी याद थी, किसी एक घटना को याद करते हुए इसको लिखा है। तो ये हो गया उनका संस्मरण। संस्मरण कहते हैं जो बीत गया है उसको याद करके लिखना, वह कहलाता है संस्मरण। तो आप कह सकते हैं बचपन की विधा क्या है, संस्मरण है, क्योंकि इसे लेखिका ने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा है। तो अब हम इस पाठ की जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं कृष्णा सोबती जी, और इन्होंने ही यह पाठ आपका लिखा है बचपन। कृष्णा सोबती जी का जन्म 25 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, और उनकी मृत्यु अभी 25 जनवरी 2019 को हुई थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला, 2000 और 2001 में शलाका पुरस्कार मिला, 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, वह मिला। उसके बाद उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान मिला, जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उन्हें 2017 में मिला। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से कुछ के मैं नाम आपको बता रही हूँ। डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, तीन पहाड़ और ए लड़की। अब हम आपका पाठ शुरू करते हैं बचपन। यह आपकी वसंत पुस्तक के पाठ का चित्र है। चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं आपको शॉर्ट में बताती जाऊंगी कि इस पेज में क्या क्या है, उसको मैं आपको एक तरीके से मैं सारांश में बताती जाऊंगी। जो कठिन शब्द हैं वो हम करेंगे ही साथ साथ। इसमें उन्होंने बताया है कि वो अब अपने बारे में बता रही कि मैं तुम लोगों को अब अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी। तो वो बच्चों से बोलती हैं कि अब मैं तुम्हें जो है ना अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, और मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे नानी, दादी, बुआ कुछ भी कह सकते हो। और उनके परिवार के लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे पता है? जीजी कहते थे। तो उनके सभी परिवार के सदस्य उन्हें जीजी कहकर पुकारते थे। अब वो बता रही हैं कि वो काफ़ी समय पहले उनका जन्म हुआ है, और तब में और अब में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वह भी उन्होंने इस पाठ में बताए हैं। वो बताती हैं कि पहले पहनने ओढ़ने का तरीका, हमारी पोशाक, हमारे वस्त्र अलग हुआ करते थे। अब वो अपने कपड़ों के विषय में बताती हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, और नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे रंग वो पहना करती थी। लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ी होती चली गई हैं, आज वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि अब उनका मन करता है कि वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के नहीं। उन्होंने अपनी बहुत तरह के पोशाकों के विषय में बताया कि वह जो थी फ्रॉक पहनती थी, और निकर पहनती थी, स्कर्ट पहने उन्होंने, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहने हैं उन्होंने। और फिर वो अपने एक फ़्रॉक को याद करते हुए कहती हैं कि एक मेरे पास फ़्रॉक था जिसमें नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक था, उसका गोल कॉलर था, बाजू पर गोल कफ थे, और एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटोदार घेरदार फ़्रॉक भी था, और जिसमें उनकी गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। तो वो बताती हैं कि उस समय जो चीज़ें हुआ करती थी वो कैसी थी। उनके पास ट्यूनिक भी थे, वो बताती हैं, एक चॉकलेटी रंग का था और एक प्याजी रंग का था।
फिर आपका है इसमें नेक्स्ट पेज देखेंगे आप, पेज नंबर 6 में वो बताती हैं कि उन्हें अपने मोज़े और स्टॉकिंग बोलते हैं बेटा लंबे मोज़ों को, जो मोज़े हमारे ऊपर तक होते हैं बिल्कुल, उन्हें बोलते हैं हम स्टॉकिंग। वो याद करती हैं कि, और याद करते हुए बताती हैं कि हमें मोज़े अपने खुद ही धोने पड़ते थे, हम किसी सर्वेंट की या किसी नौकर और नौकरानी की मदद नहीं ले सकते थे, और अगर वो लेते तो इसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी। इसके अलावा वो बताती हैं फिर कि सारे बच्चे को क्या करना पड़ता था, हर इतवार को, इतवार यानी रविवार, रविवार यानी हर संडे को सभी बच्चों को अपने जितने भी सॉक्स हैं यानी जितने भी मोज़े हैं वो उन्हें धोने पड़ते थे, अच्छे से रगड़ने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें अपने जूतों पर को पॉलिश करना पड़ता था, उन्हें चमकाना पड़ता था। तो वो आज भी बताती है कि हमें जो है बूट पॉलिश करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, वो साथ साथ ये भी बताती है कि पहले जूते जब हम ख़रीदने जाते थे तो ख़रीदने के बाद हमें बड़ा डर लगता था कि ये जूते अब काटेंगे। काटने का मतलब जानते हो, जब हम कोई नया जूता पहले लिया करते थे ना, तो हम लोगों के पैरों में पीछे जिन्हें हम एंकल बोलते हैं, एड़ियों के नीचे का हिस्सा, वो जो होता था ज़ख्मी हो जाता था और उसमें कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता था। तो वो उसको बोलते थे कि जूता काट रहा है, चप्पल काट रही है। तो पैर के किसी हिस्से में जहाँ से जूते टाइट होता था वहाँ से वो हमें काटने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तब क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तब इतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं थी, तो वो जूते क्या करते थे, काटा करते थे। तो वो बताती हैं कि वो उस जूते के काटने से बचने के लिए उसमें वहाँ पर रुई लगा लिया करती थी ताकि वो जूते उन्हें ना काटे। इसके बावजूद भी वो क्या होता था, वो काटते थे। फिर वो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, और उससे जो थी सुबह सुबह ही जो थे उन्हें पता लग जाता था कि आज तो जो है कैस्टर ऑयल वो पीना पड़ेगा हमें। ऑलिव ऑयल आपको पता है जैतून का तेल होता है, और कैस्टर ऑयल बोलते हैं अरंडी के तेल को। अब आप लोग देखिए, पूछिए अपने माता पिता से या आप लोग नेट पर सर्च देखिए कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल कैसा होता है, क्या होता है। ये आप स्वयं से जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और बेहतर है कि हो सकता है आप सबके घर में जैतून का तेल मिल भी जाए, ऑलिव ऑयल, क्योंकि आजकल सभी लोग चिकनाई से बचने के लिए ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं खाने में भी, और यहाँ तक कि इससे मालिश भी की जाती है, ठीक है, मसाज भी की जाती है। तो उन्हें पता है कि उन्हें जो है एक छोटे से ग्लास में कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को पीना पड़ता था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। उन्होंने फिर अगले उसमें बताया है, पेज नंबर 7 में वो बताती हैं कि तब के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या फ़र्क हो गया है। वो बताती हैं कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे मनोरंजन के लिए, लेकिन अब उनका स्थान किसने ले लिया, रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। तब हम जो बचपन में कुल्फ़ी खाया करते थे, आज वो आइसक्रीम बन गई है। उस समय की कचौड़ी, समोसा आज किस में बदल गए, पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत आज कोक पेप्सी में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे, खसखस, शहतूत रेड कलर के लंबे लंबे फल हुआ करते थे, फालसे छोटे छोटे होते थे गोल गोल, और खसखस ग्रीन कलर का जो शरबत आपने कभी कभी पिया होगा, उसे वो उसका वह लोग शरबत पिया करते थे। पर आज हम लोग कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। उस समय कोक नहीं हुआ करती थी, लिम्का तो थी उस समय, लिम्का का था लेमनेड, और विम्टो मिलती थी। अब वो याद करती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब वो शिमला में रहा करती थी, तो वहाँ पर वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की जो चॉकलेट होती है वो उन्हें बहुत पसंद थी, और उनकी एक ड्यूटी हुआ करती थी सारे भाई बहनों की कि मॉल में जाकर, माल रोड हुआ करती है ना शिमला में, वहाँ से जाके ब्राउन ब्रेड लेकर आनी होती थी उन्हें। और वो बताती है कि मॉल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था माल, एक चढ़ाई करने के बाद वह लोग वहाँ पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर वो देखते थे कि बहुत सारी टॉफ़ीज़ रखी हैं, चॉकलेट रखी रहती थी, और उन्हें हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खाने की छूट थी।
और उनके पास वो कहती थी घर में सबसे ज़्यादा चॉकलेट के भंडार मेरे पास रहा करता था, क्योंकि वो एक साथ सारी चॉकलेट नहीं खाती थी, वो धीरे धीरे खाया करती थी। इसके अलावा उन्हें शिमला के काफ़ल फल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में काफ़ल फल मिलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं वो। मैं आपको लास्ट में पिक्चर आपको दिखाऊंगी। आप लोगों की इस वीडियो के अंत में मैं आपको काफ़ल और कसमल दोनों फलों की पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर आपको लास्ट में हम दिखाएंगे कसमल और काफ़ल जो हैं वो कैसे लगते हैं। फिर वो बताती हैं कि उस समय पर हम लोग चने जोर गरम बहुत खाया करते थे, जो आज भी मिलते हैं, और अनारदाने का चूरन खाया करते थे, जो उन्हें पुड़िया में मिला करता था। कागज़ की पुड़िया होती है ना, कागज़ में थोड़ा सा चूरन डाला, उसको फोल्ड किया, उसको बोला करते हैं पुड़िया। फिर वह बताती हैं कि कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरक कर जो था क्या करते थे, हर चीज़ में डालकर खाया करते थे, चना जोर गरम हो या कुछ भी हो। और उस समय का एक गाना है वो याद करते हुए उसके लिए बताती हैं कि एक गाना हुआ करता था बेटा, वो था क्रांति मूवी का गाना। क्रांति एक पिक्चर थी, उसमें एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मज़ेदार चना जोर गरम। तो वो उस गाने का भी यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। फिर वो बताती है कि उन्होंने घोड़ों की सवारी बहुत की है। शिमला में घोड़ों की सवारी होती है ना, आप किसी भी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ आपको घोड़ों की सवारी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, वो क्या सोचते थे कि घोड़े जो होते थे ना, वो कहते थे हमारी नानी के घर के घोड़े ज़्यादा अच्छे होते थे शिमला की बजाय। उन्हें अपने नानी के घर के घोड़े ज़्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर लगा करते थे। अच्छा, वो फिर वहाँ पर जो था उन्हें एक और चीज़ बहुत याद आती है। उन्हें याद आती है कि वहाँ पर एक शोरूम हुआ करता था। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जो एक शोरूम थी, जिस पर एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन वह है बेटा जो शिमला कालका से शिमला और शिमला से कालका जाती है, जो छोटी सी ट्रेन है और वो बहुत स्लो चलती है और उसमें बैठने में बहुत मज़ा आता है। और वो छोटा बहुत कम देर का सफ़र है, लेकिन वो बहुत लंबा सफ़र होता है, क्योंकि वो ट्रेन जो होती है धीरे धीरे चल रही होती है सॉरी। और वो जो होते उन्हें वो वहाँ पर रखा हुआ ट्रेन का मॉडल समझते, बड़ी ट्रेन को छोटा करके जब हम रख देते हैं किसी, तो वो मॉडल बन जाता है। इसकी पटरियाँ, उस पर छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन उन्हें बहुत अच्छी लगा करती थी। आपको पता है उस रास्ते में शिमला और कालका का जो ट्रेन का रास्ता है उसमें बहुत सारी सुरंगें पड़ा करती हैं, इसलिए वो रास्ता बड़ा सुहावना लगता है। वो कभी कभी कहती थी कि कभी कभी हमें हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। जैसे ही वहाँ से हमें आवाज़ आती थी तो हम देखने के लिए बाहर निकल जाते थे अपने घरों से कि देखो कितना बड़ा पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहा है। इसके अलावा वो एक और दुकान नहीं भूलती हैं। एक तो वो यही शिमला कालका ट्रेन वाली शोरूम को नहीं भूलती हैं बचपन की। एक और दुकान है जिसको वो नहीं भूलती हैं, वो है उनके चश्मे वाले की दुकान। लेखिका को बचपन में ही चश्मा लग गया था और उनके जो भाई थे, उनके जो चचेरे भाई थे, वो उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। वो उन्हें चिढ़ाते थे, उनको बोला करते थे लंगूर, और उन्हें लंगूर बोलते थे और बोलते थे सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हा 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 करके वो जो होते थे वो बहुत ज़्यादा उन्हें छेड़ा करते थे। इसके अलावा क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें बहुत छेड़ा करते थे क्योंकि उनको चश्मा लग गया था। अब वो कहती हैं कि चश्मा लगा तो इसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने अपने आप को माना, क्योंकि वह रात में लैंप शेड की लाइट में पढ़ा करती थी, जिससे उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं। वो पहले तो बहुत गुस्सा किया करती थी, उनके ऊपर गुस्सा करती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने आप को आईने के यानी कि अपने आप को उन्होंने शीशे के सामने देखा। कई बार देखा उन्होंने अपने आप को, कभी चश्मा पहनती थी, कभी चश्मा उतारती थी और देखती रहती थी। फिर उन्हें लगता था कि नहीं सूरत बनी लंगूर की, और वो नहीं 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 और हा 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 करके वो हंसने लगती थी। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा भी अपने सिर पर रखा हुआ था, जो उन्हें कुछ अजीब भी लगा, लेकिन वह धीरे धीरे कर जो था उन्हें लगने लगा कि अब चेहरा जो है, उनकी जो चश्मा जो है वो उनके चेहरे के साथ घुलने मिलने लगा है। अब जब वो कभी उतारा भी करती थी तो उन्हें ऐसा लगा करता था कि उनका जो चश्मा है वो उनके चेहरे पर ही अच्छा लगता है, उसके बिना उनका चेहरा अच्छा
नहीं लगता है। उन्हें टोपियाँ जमा करने का बहुत शौक़ था। उनके पास तरह तरह की टोपियाँ हैं। हिमाचली टोपियाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और उन्होंने बहुत सारी टोपियाँ इकट्ठी की हुई हैं। उन्हें दुपट्टे पहनने का बहुत शौक़ था। तो यहाँ हमारा कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया बचपन का पाठ ख़त्म होता है। और अब बच्चों, आप सबको पता है जैसा कि जब भी हमारा पाठ ख़त्म होता है तब हम सबसे पहले उसके शब्दार्थ किया करते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं उन शब्दों से, और उसके बाद उसके लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर किया करते हैं। वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले वही आपसे जो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही अगली वीडियो तक आने से पहले आप लोग इस पाठ को पुनः पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इस वीडियो को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, सुनिएगा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप इसे 1 या 2 बार पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद, कह रही हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि कोई हमें उन प्रश्नों के उत्तर भी बताए। और मैं आपसे हमेशा यही कहती रहूँगी कि अपने प्रश्नों के उत्तर समझकर स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। कोई लिखवाए उससे पहले खुद लिखने की कोशिश कीजिए। मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे लेखक नहीं बन सकते हैं। आपके लिखने की कला को सुधारने के लिए आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं बनाकर लिखने चाहिए। तो अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।